बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7। स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी है, दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट जीरो या नल वेक्टर है। What can you say about the components of a vector? तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? अगेन पहले तो आप आंसर में एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट देंगे और फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके बिना पर हम आंसर में क्या लिखना है वो देखेंगे। तो जरा देखिए, दो वेक्टर्स हैं, उनका सम नल वेक्टर आ रहा है। तो मैं इस वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। और ये जो दूसरा वेक्टर बी है, इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। और ये दोनों वेक्टर्स ऐड होकर क्या रहे हैं, जीरो या नल वेक्टर। तो मैं नल वेक्टर को भी यूं लिख देता हूं, जीरो वेक्टर के बजाय लिख देता हूं कि जीरो आई और जीरो जे, क्योंकि जब आई भी जीरो होगा जे भी जीरो होगा तो वो नल वेक्टर होगा। अब आपको मालूम है आई में आई हैट ही ऐड हो सकता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स आई हैट प्लस बी एक्स आई हैट। इसी तरह से y में y कंपोनेंट ही ऐड होगा, तो ए वाई जे प्लस बी वाई जे। और वहां पर हमारे पास जीरो आई हैट प्लस जीरो जे है। अब जरा देखिए, हमारे पास यहां से आई हैट कॉमन आएगा। जब आई हैट कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहां से हमारे पास जे हैट कॉमन आएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, और इधर रह जाएगा जीरो आई हैट प्लस जीरो जे है। अब जरा देखिए, जो यहां पर आई हैट के साथ है वही यहां पर भी आई हैट के साथ होना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें तो आई हैट के साथ यहां क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहां क्या है, जीरो। तो मैं बाय कंपेयरिंग कह सकता हूं, दोनों साइडों को कंपेयर करूं मैं, तो यहां क्या बचा जी, यहां बचा ए एक्स प्लस बी एक्स, और दूसरी साइड पर आई हैट के साथ क्या है, जीरो। और इसी तरह यहां पर जब मैं y को कंपेयर करूंगा तो मैं कहूंगा ए वाई, जो j के साथ इधर है, ए वाई प्लस बी वाई है, और वहां j के साथ क्या है, जीरो है। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसी चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, हर चीज पर मैं वेक्टर पुट कर दूंगा, तो ax, अब ये वेक्टर की फॉर्म में आ गया, तो यहां पर भी वेक्टर आ जाएगा। और इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब जरा देखिए, वक्त आया कि हम इसको कंक्लूड करते हैं इस पूरी स्टेटमेंट को। तो देखिए, वो कह रहा था कि अगर दो वेक्टर्स का सम जीरो है या नल वेक्टर है तो उनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या ख्याल है। तो ये आंसर आ गया, तो उनके कंपोनेंट्स का भी सम क्या होगा, नल वेक्टर। तो यानी कि अगर दो वेक्टर्स का सम नल वेक्टर है तो उसके एक्स कंपोनेंट्स का सम भी नल वेक्टर होगा और उसके वाई कंपोनेंट्स का सम भी नल वेक्टर होगा। जो आंसर लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं, if a plus b is equals to 0, then sum of respective components, respective component मतलब x का x के साथ सम, y component का y component के साथ सम, then sum of respective components is also, वो भी क्या होगा, a null vector। जिस तरह से वेक्टर्स का सम जीरो, इस तरह से उनके सम वेक्टर्स का जो कंपोनेंट्स है उनका सम भी नल वेक्टर होगा। अब जरा देखते हैं
8 क्वेश्चन। ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था, तो इसका पहले आप आंसर देंगे और फिर आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ देंगे। आप बताएंगे कि मैंने ये बात क्यों की है। तो जरा देखते हैं जी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Under what circumstances would a vector has components that are equal in magnitude? ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में बराबर आते हैं? जरा देखते हैं। हमें मालूम है वेक्टर का एक कंपोनेंट होता है x कंपोनेंट और वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट होता है y कंपोनेंट, और वो पूछ रहा है वो कौन सा एंगल है जिस पर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर आएंगे। अब ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में नहीं लिख दी। अब x कंपोनेंट सबको मालूम है किसके बराबर होता है, ax a cos थीटा होता है, और ay a sin थीटा होता है। ये देखिए जी, a तो a से कैंसिल हो गया, sin थीटा उधर है, cos थीटा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे sin थीटा ओवर cos थीटा किसके बराबर आएगा, 1 के, क्योंकि अगर cos उधर चला जाएगा तो इधर तो पीछे 1 रह जाएगा। और sin थीटा ओवर cos थीटा होता क्या है, sin थीटा ओवर cos थीटा तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा 1 आ गया। अब tan किस एंगल पर 1 आंसर देता है, याद रखिएगा, थीटा जब 45 हो। कैलकुलेटर से करके देखिएगा, tan 45 1 होता है। इसका मतलब वो कौन सा एंगल है जिस पर वेक्टर के कंपोनेंट्स बराबर होते हैं, तो वो एंगल है 45 डिग्री। तो यही बात आप आंसर में लिखेंगे। तो अंडर व्हाट सर्कमस्टांस वुड अ वेक्टर हैज कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या सर्कमस्टांस है, व्हेन वेक्टर मेक्स, वेक्टर बनाए 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाए, 45 डिग्री बनाए, उस वक्त हम कहेंगे कि एक्स कंपोनेंट जितना आएगा वाई कंपोनेंट भी उतना ही आएगा। रीजन क्या है, एक्स कंपोनेंट में कॉस आ रहा है और वाई कंपोनेंट में साइन आ रहा है, और 45 पर जितना साइन की वैल्यू होती है उतनी ही कॉस की वैल्यू होती है। अब जरा देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2.9 कहता है, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, क्या एक वेक्टर को एक स्केलर में ऐड किया जा सकता है? आपसे पूछ रहा है, तो यस और नो में आंसर होगा। तो सबसे पहले तो आप आंसर देंगे यस और नो में, और फिर डेफिनेटली आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि मेरा आंसर यस और नो में से अगर यस है तो क्यों है, अगर नो है तो क्यों है। तो जरा देखते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाता हूं। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। एक के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है, दूसरे की डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो पहली रीजन आपने क्या देने, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर्स और वेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, एक के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है, एक के लिए नहीं चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वेक्टर्स को वेक्टर्स में ऐड किया जाता है, और वो किसके जरिए, वेक्टर्स आर एडेड, किस मेथड से ऐड करना सीखा था हमने वेक्टर्स को, हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है बाय हेड टू टेल रूल, जबकि स्केलर्स को स्केलर्स में ऐड किया जाता है, स्केलर्स आर एडेड, किस तरीके से ऐड किया जाता है जी, बाय अरिथमेटिक रूल। तो स्केलर्स को ऐड करने के लिए रूल ही डिफरेंट है, अरिथमेटिक रूल है। ये अरिथमेटिक रूल क्या होता है, ये जो 3 + 5 8 होता है, 7 + 3 10 होता है, ये सिंपल अरिथमेटिक है। जबकि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए उनको ड्रॉ करना पड़ता है, ग्राफिकल मेथड सीखा हम लोगों ने, हेड टू टेल रूल। तो फिर अगर आप वेक्टर को स्केलर में ऐड करेंगे तो फिर तो हम दोनों रूल्स को ब्लेंड तो नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपल आंसर ये हुआ कि हम वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते। उसने बोला इज इट पॉसिबल, तो आप बोलेंगे नो,
इट इज नॉट पॉसिबल। और आगे आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे सारा कि नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, वेरी सिमिलर। 2.10 कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? क्या आप 0 और नल वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? अगेन योर आंसर वुड बी नो। सेम रीजन, सेम रीजन। अब एक्सप्लेनेशन को रीजन भी कह सकते। तो 0 क्या है? 0 एक डिजिट है, डिजिट स्केलर होते हैं। और वेक्टर, हमारे पास नल वेक्टर एक वेक्टर है, इसका मतलब 0 को नल वेक्टर में ऐड करना ऐसे ही है जैसे स्केलर को वेक्टर में ऐड करना, और स्केलर को वेक्टर में ऐड करना मुमकिन नहीं है। तो फिर यहां पर भी हम कहेंगे कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल। और आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल टू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। रीजन अब मैं यहां लिख देता हूं, सेम एज इन क्वेश्चन 2.9। तो जो क्वेश्चन 2.9 की रीजंस थी कि वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उनको स्केलर्स को अरिथमेटिक रूल से ऐड करते हैं, वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से, तो सेम रीजंस आप यहां देंगे और यही आपका 2.10 का जो है वो आंसर होगा। अब जरा देखते हैं 2.11 कहता है टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी जीरो? दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो जरा देखिए, दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। एग्जांपल, ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये। आपको मालूम है अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं और मैं एक वेक्टर जो ऊपर वाला उसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं। आपको पता है वेक्टर्स का मिनिमम आंसर कब आता है? जब उनको ऑपोजिट जोड़ें। जैसे यहां पर हमारे ऑपोजिट 180 डिग्री पर है, इस सूरत में जब मैं इनको हेड टू टेल रूल से जोड़ूंगा तो आपको पता है कि जब 180 डिग्री हो तो हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड सपोज करो 10 है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज करो लाइक 6 है, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो 10 - 6, क्या आंसर हमारे पास 0 आएगा? कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब दो वेक्टर्स का सम 0 जब आ सकता है जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि आंसर पहले यस और नो में, उसने बोला कैन देयर सम बी 0, तो आप कहेंगे नो, नो देयर सम कैन नॉट बी 0, देयर सम कैन नॉट बी 0, उनका सम 0 नहीं हो सकता। और एक्सप्लेन क्या करेंगे कि सम 0 होने के लिए क्या जरूरी है? फॉर सम टू बी 0, सम को 0 होने के लिए वेक्टर्स मस्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास आप चाहते हैं कि उनका सम 0 है, तो फिर ना सिर्फ वेक्टर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन हो बल्कि मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। इस केस में इन दोनों वेक्टर्स का सम कितना होगा? 0 होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.11। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.12 को किस तरह सॉल्व करें। आइए स्टूडेंट जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.12। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, शो दैट द सम एंड डिफरेंस of two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular and of same length। एक स्टेटमेंट के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम बनाना। वो सारी चीज जो ये अल्फाजों में बयान कर रहा है उसको मैं डायग्राम की सूरत में आपको लिख सकता हूं। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं इक्वल लेंथ के। देखिए जी,
हमारे पास एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है और इसको मैं वेक्टर ए कह देता हूं और इसको मैं वेक्टर बी कह देता हूं। ये दोनों वेक्टर्स बराबर भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। अब वो कहता है इसका जो सम होगा, ये होगा इसका सम, इसे मैं कहूंगा कि ये हमारा रिजल्टेंट है और ये सम शो कर रहा है दोनों वेक्टर्स का, तो ये a प्लस बी हो। और फिर वो कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर, इन्हीं का डिफरेंस भी बनाना है। आपको पता है डिफरेंस बताने के लिए हम दूसरे वेक्टर को रिवर्स करके ऐड करते हैं, तो ये हम लोगों ने वेक्टर की सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था। आप बी को रिवर्स कर दें, जब बी रिवर्स होगा तो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे आ जाए। अगर ये ऊपर वाला बी है तो ये नीचे वाला नेगेटिव बी है। अब ए में नेगेटिव बी ऐड करें तो हमारे पास ये रिजल्टेंट होगा और ये रिजल्टेंट बता रहा है कि आपने ए में नेगेटिव बी ऐड किया, कि आपने ए में नेगेटिव बी ऐड कर दिया। अब ये है सम वेक्टर, ठीक है, और ये है माइनस यानी कि डिफरेंस बता रहे। और वो क्या कह रहे हैं, मैं नीचे वाले को आर डैश कह देता हूं ताकि आप इनमें डिफरेंस कर सके। वो कहता है सम और डिफरेंस के जो वेक्टर्स हैं, यानी ये रेड में जो बने, कहता है प्रूव करें कि ये भी परपेंडिकुलर हैं और इक्वल हैं, यानी ए और बी दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हैं और इक्वल भी हैं, ये उसने बता दिया। लेकिन उनके सम और उनके डिफरेंस के वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ये देखें। तो हमें दो चीजें, इन दोनों रेड वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है और इन्हीं दो रेड वेक्टर्स को सेम लेंथ यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का शो करना। तो पहले मैं क्यों ना मैग्नीट्यूड चेक करता हूं जरा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ठीक है, रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आप सबको मालूम है, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड जी? मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्केयर, इसका एक्स कॉम्पोनेंट ये बन रहा है, प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्केयर, वाई कॉम्पोनेंट तो बी बन रहा है, ये आ गया जी इसका मैग्नीट्यूड। इसे मैं ए नंबर 1 कह देता हूं। अब जरा निकालते हैं मैग्नीट्यूड आर डैश का। हमें मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश वेक्टर, और वो कैसे निकालेंगे जी? सेम फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। अब इसका एक्स कॉम्पोनेंट तो ए ही बन रहा है, प्लस इस वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव बी बन रहा है। अब जरा देखिए, लेकिन आपको मालूम है नेगेटिव बी का स्क्वायर कितना आता है? नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना आ गया। तो ये बात तो साबित हो गई कि दे आर ऑफ सेम लेंथ। अब मैं कहूंगा हेंस जितनी मैग्नीट्यूड आर का है यानी कि सम वेक्टर का, उतना मैग्नीट्यूड डिफरेंस वेक्टर का। अब जरा देखते हैं एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला रेड और रेड वेक्टर के दोनों। पहले जरा मैं यहां पर कुछ वैल्यूज लिख देता हूं, कुछ अल्फाबेट्स लिख देता हूं ताकि हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो ये है हमारे पास, ये मैंने इनको आर्बिट्रेरीली फर्जी नाम दे दी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जरा देखें, पहले ये वाला एंगल निकालते हैं, दिस वन। ये एंगल क्या है? LOM। अब जरा देखिए, एज हमें मालूम है ये दोनों तो बराबर है, ये तो क्वेश्चन में उसने बोला ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं कहूंगा एज ए इज इक्वल टू बी, जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का मैग्नीट्यूड। और अगर ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर हो, आपको याद है किस एंगल पर ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। जो सिंपल लॉजिक है कि ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर जब आएंगे जब 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, तो फिर ये जो एंगल बन रहा है
LOM, this angle, this one, then angle LOM कितना होगा 45 डिग्री। इसी तरह आप कहेंगे सिमिलरली MON कितना एंगल होगा MON, तो ये भी दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ए और नेगेटिव भी मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, तो ये एंगल भी कितना आएगा जी 45 डिग्री आएगा। तो फिर एंगल MNOM भी कितना आएगा 45 डिग्री। अब हमें एंगल निकालना है किसके दरमियान, दोनों रेड वेक्टर्स के दरमियान, यानी कि सम और डिफरेंस के वेक्टर के दरमियान। तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा ये वेक्टर, ये एंगल LON फाइंड आउट करना। तो एंगल LON किसके बराबर आएगा, एंगल LOM ऊपर वाला एंगल, और उसमें ऐड कर दूंगा एंगल LNOM, और जब ये दोनों एंगल्स तो 45 है, तो जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे पर क्या हुए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी प्रूव हो गया, और सेम लेंथ तो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था। तो आप इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि हेंस, और आगे सारी स्टेटमेंट ये लिखेंगे, हेंस that if sum and difference of two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular and of same length, तो ये सारी स्टेटमेंट आप इसी के साथ आगे लिख देंगे रिजल्ट के तौर पर। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2.13, कहता है हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, लो जी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के, उनको कैसे जोड़ा जाए, हाउ दे हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ zero resultant, give a resultant equal to a vector of same magnitude। आसान अल्फाज में कहते हैं दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के, मैं उनको कैसे किस एंगल पर जोड़ूं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आए वो भी उन्हीं जितना आए। जरा देखते हैं इसको। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपके पास सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं। सिचुएशन कुछ इस तरह से, दो वेक्टर्स हैं, इमेजिन करें एक वेक्टर को मैं कह देता हूं ए, और एक वेक्टर को कह देता हूं कि वो बी है। सो दिस इज ए, दिस वन इज बी, और हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो आर है। अब मैं चाहता हूं कि जितना ये हो उतना ही ये है, लेकिन इनको ऐसे एंगल पर जोड़ूं कि ये जो रेड वाला आंसर आ रहा है ये भी उन्हीं जितना है। अगर ये तीनों साइडें बराबर हो गई, ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 होते हैं। तो जब भी हमारे पास तीनों साइड्स बराबर हो किसी भी ट्रायंगल की, तो उसके एंगल 60 बनेंगे। तो फिर दो वेक्टर्स के बीच क्या एंगल हो कि उनको जोड़े और रिजल्टेंट भी उतना ही आए। तो आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे 60, लेकिन ये वेक्टर्स है बेटा, और वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल कोई भी नहीं लिया जा सकता, बल्कि वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा उनकी टेल्स के दरमियान होगा। यहां पर इस वेक्टर का हेड आ रहा है, जबकि दूसरी वेक्टर की टेल आ रही है, तो ये तो जो एंगल 60 आ रहा है ये तो टेल और हेड के दरमियान बन रहा है। इसका मतलब अगर आप सही एंगल देखना चाहते हैं, आप ये जो ए वेक्टर इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, जरा इमेजिन करो ऐसे। जब आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाओगे, अब ये वेक्टर ए इधर आ गया। अब आप जरा इमेजिन करें, अगर ये एंगल देखें, ये वो एंगल है जिसका वो पूछ रहा है, क्योंकि ये टेल और टेल के दरमियान बन रहा है एंगल। आपको मालूम है ये टोटल एंगल 180 होता है, इतना 60 है, तो फिर बकाया कितना होगा 120 डिग्री। यानी कि दो वेक्टर किस एंगल पर हो तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं जितना आएगा, तो इसका आंसर है 120 डिग्री। ठीक है जी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप रीजन देंगे किसकी, कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती, और तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे,
कि हमारे पास एट व्हाट एंगल, तो आप लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अगर एंगल 120 डिग्री हो दो वेक्टर्स के दरमियान, दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान, तो फिर हम जब उनको ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट उतना ही आएगा जितना उनका खुद का मैग्नीट्यूड है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की पूरी रीजन में आपने इसको जरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं हम 2.14 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.14। 2.14 कहता है द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। दो वेक्टर्स हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं और 60 न्यूटन 35 न्यूटन उनके मैग्नीट्यूड्स हैं। कहता है इनमें से कौन सा उसका सम होगा। इन तीन में से दो आंसर गलत है और कहता है एक ही आंसर करेक्ट क्यों है। आपको मालूम है जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं उनका मैक्सिमम आंसर कब आता है, जब वो एक दूसरे की डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो। और कितना आता है, जितना उनका सम होता है। तो अगर इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट देखूं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना बनेगा, 60 प्लस 35 जितना उनका सम है। और 60 प्लस 35 कितना होता है, 95। यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आया, 95 न्यूटन। क्या 95 न्यूटन से आंसर ज्यादा हो सकता है? नहीं, है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट है, इससे ज्यादा आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ये जो 100 न्यूटन है ये तो फिर मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो 95 मैक्सिमम आंसर से भी ज्यादा है। तो यहां से हम 100 न्यूटन को क्या कर देंगे, रूल आउट कर देंगे, इस ऑप्शन को निकाल देंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं मिनिमम रिजल्टेंट कब आता है दो वेक्टर्स का। मिनिमम रिजल्टेंट आता है जब वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। और कितना आता है, जितना उनका डिफरेंस होता है। तो माइनस करके देखते जरा, 60 माइनस 30, ये मिनिमम आंसर आएगा इन दो वेक्टर्स का जब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 60 माइनस 35 कितना आता है, 25 न्यूटन। यानी कि दो वेक्टर्स का मिनिमम आंसर कितना है, 25 न्यूटन। और इससे कम आंसर नहीं हो सकता। तो फिर आंसर 20 न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मिनिमम से भी कम है। तो इसका मतलब यहां पर 25 न्यूटन वाला आंसर भी क्या हो गया, रूल आउट, निकल गया। तो फिर हमारा जो आंसर है वो 95 से 25 न्यूटन के दरमियान में कहीं होगा। ना इससे बड़ा हो सकता है 95 से, ना 25 से कम हो सकता है। और 95 और 25 के दरमियान एक ही आंसर है। तो फिर यही हमारा पॉसिबल आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.14।